वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज भी चालू कर रखा है, यानी अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड जेएसएससी, एलडीसी, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या झारखंड एएनएम जीएनएम नर्सिंग, कहने का मतलब है झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए कि मैथमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले हैं, और उसको किस तरह से आसानी से आप कम समय पे बना सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन पे आप ना फंसें और बड़े बड़े फॉर्मूला के चक्कर पे आप ना फंसें। तो आइए क्लास को शुरुआत से सीखते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग PYQ को लगाते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले तो कैसे आप उसको जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रेशियो से पूछा गया है। बोलता है कि अगर a बराबर 2b बराबर 3c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। आपसे पूछा a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। नंबर जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, वो a के साथ 1 दिख रहा है, b के साथ 2 दिख रहा है और c के साथ 3 दिख रहा है। इन तीनों को गुना करिएगा तो 6 बनेगा। बनेगा था 1 गुना 2 गुना 3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 6। यानी a को भी 6 दे दो, b को भी 6 दे दो, c को भी 6 दे दो। अच्छा, a के पास 1 है, इसको किससे गुना करे कि 6 बन जाए, तो सर 6 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, b के पास कितना है बेटा, 2 है, इसको किससे गुना करे कि 6 बन जाए, सर 3 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, सी के पास देखो तो कितना है, 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 बनेगा, 2 से, सर इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और हम कह सकते हैं कि इसका अनुपात आएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको पूरा लिख करके बराबर के मानता है और के का वैल्यू निकालता है, फिर एलसीएम लेकर के उसको काटता है। एग्जाम में समय बर्बाद नहीं करना बेटा, है ना। क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट करना। भाई 2 या 6, सबके पास 6 होना चाहिए। ए के पास 1 है, 6 के लिए 6 से गुना, बी के पास 2 है, 6 के लिए 3 से गुना, और सी के पास 3 है, 6 के लिए 2 से गुना। हो गया क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर आप दूसरे ढंग से समझ पाओ, अगर आपको लगे कि एक और मेथड बता दीजिए सर अल्टरनेट, तो देखो और इसको कैसे बना सकते हैं बेटा। ए का वैल्यू पूछा, बी का वैल्यू पूछा और सी का वैल्यू पूछा, और ए के साथ पहले से कुछ नहीं तो 1 है, बी के साथ 2 है और सी के साथ देखो तो 3 है। अगर यहां से तुमको ए का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो ए के साथ जो है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों अंकों का गुना, तो 2 तिया 6, ए का वैल्यू 6 आया। अगर बी का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो बी के साथ जो है उसको छोड़ दो, बाकी 1 तिया 3। अगर सी का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो सी के साथ जो है उसको छोड़ दो, बाकी 1 दूना 2। इस तरह से भी तुम रेशियो निकाल सकते हो, 6 अनुपात 3 अनुपात 2। तो दोनों तरीके से तुमने सीखा और दोनों तरीका आसान है, जो मैथमेटिक्स में समय को बचाएगा। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया था। ये सारा PYQ है, झारखंड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। बोलता है कि x/5 प्लस, थोड़ा सा वेट कर देते हैं, y/7 का मान 1 है। ठीक है बेटा, मान कितना है, 1 है, और x का वैल्यू 2 है। अगर x का वैल्यू 2 है तो बताइए कि y का मान क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, y का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। अच्छा, x का वैल्यू 2 है तो x की जगह पे हम 2 लिख देते हैं ना। 2/5 प्लस y/7 बराबर 1। अच्छा, y/7 को अगर हमको निकालना है, मतलब y को निकालना है, तो यहाँ 1 है, 2/5 प्लस में है, इधर गया तो माइनस में हो गया 2/5। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा देखो, y/7 है और बराबर में यहाँ 1 से घटाना है। किसी भी संख्या को 1 से घटाने का तरीका सीखो मेरा बेटा। नीचे जो है उसको लिख दो, ऊपर में इन दोनों का अंतर, 2 और 5 का अंतर कितना होता है, 3। यदि किसी फ्रैक्शन को 1 से माइनस करना है ना, 1 से, तो नीचे जो है उसको लिख दो, बाकी दोनों का अंतर ऊपर लिख दो तुम अंश में, है ना, न्यूमरेटर पे। तो ये आ गया वैल्यू। तो हमको सर y का वैल्यू चाहिए, तो y के सामने 3/5 तो है ही, ये 7 नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया तो वैल्यू दिया 3 सत्ते 21, 21/5। यानी सर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 21/5। कितना आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी 21/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले
तो आप इसको बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये झारखंड पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी अगर आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो देखो, तो जो जेएसएससी का जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहा है उसका माइंड कैसे चलता है, उस क्वेश्चन को कैसे सेट बनाता है, ताकि आपको एक जानकारी पहले से मिला हुआ रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे हल करना है। बोलता है कि 3 4 5 3 6 3 4 5 दिन का माध्य यानी मीन, बहुलक यानी मोड और माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। माध्य, बहुलक और मीडियन तीनों ज्ञात जब भी करने बोले तो सबसे आसान है कि आप किसी भी वैल्यू का मोड निकाल लें। हम आपको तीनों सिखाएंगे, लेकिन एग्जाम में समय बचाने भी तो सिखाएंगे बेटा। यदि अगर किसी भी क्वेश्चन में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकालने के लिए बात हो जाए तो सबसे आसान और सबसे जल्दी अगर आपको काम करना है तो आप क्वेश्चन का बहुलक निकाल दो, क्वेश्चन का मोड निकाल दो। इंग्लिश में इसको मोड कहते हैं और हिंदी में इसको बहुलक कहते हैं, और इसका सिंबल होता है जेड। यानी अगर इसको दर्शाया जाए बेटा तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग जेड का, कैपिटल जेड का प्रयोग करते हैं। अब बहुलक का मतलब होता है क्या, जो संख्या तादाद में यानी जो संख्या सबसे ज्यादा दिखेगी वही बहुलक है। जो संख्या आपको सबसे ज्यादा दिखेगी वही बहुलक है। अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पर है, 1 2 3 4 बार, यानी 3 कितने बार मेरे को मिला यहाँ 4 बार। अगर हम बात करें 4 कितने बार मिला, 1 2 बार, यानी इससे कम मिला, ये 4 बार मिला ना। और अगर हम बात किए 4 का तो 4 2 बार मिला, तो आगे जाके देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुलक 4 से ज्यादा हो तब उसको मानेंगे, नहीं तो इसी को मानेंगे। 5 के बारे में बात करें तो 5 मिला 2 बार, 3 तो देख चुके हैं। 6 के बारे में बात करें तो 6 मिला 1 बार। यानी सर ये साफ साफ दिख गया कि जो बहुलक है वो है 4 बार मिलने वाला 3, यानी 3 की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है वही होता है बहुलक, वही होता है मोड। बात समझ में आ रहा है ना, वही होता है बहुलक, वही होता है कैपिटल जेड। यानी अब यहाँ देखो, गौर करो बात को, बहुलक बीच में, सबसे पहले माद है, फिर बहुलक है, फिर मादिका है, यानी बीच में क्या आना चाहिए 3। बीच में 3 यहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी पे। लेकिन सर अगर दो दो ऑप्शन पे दे देता तो, और आगे सिखा रहे हैं। बात समझ में आ गया ना। अब किसी संख्या का माध्य निकालने का तरीका सीखो, किसी संख्या का मीन निकालने का तरीका सीखो, मीन। ठीक है बेटा, मीन। मीन का मतलब होता है औसत। मीन का मतलब क्या होता है, औसत, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करो, सारी संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दो। तो सर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे औसत निकालेंगे तो अपने को 3 मिला, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 3 चौके 12 प्लस 1 बार 2 बार 4 4 8 प्लस, अब आते हैं 5 पे, 5 और 5 10 प्लस, अब आते हैं यहाँ 6 पे 1 बार। ठीक है, ऐड करेंगे तो 12 8 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, और 6 कितना हो गया 36, और नीचे कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है आपकी कुल संख्या, 9 चौके 36। यानी अगर सर बहुलक बोले तो 3 है, माध्य या मीन बोले तो बोलो कितना है 4 है। अगर मीडियन निकालने के लिए पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मीडियन निकालने के लिए इसको दर्शाते हैं एम से, किससे बेटा, एम से, और माध्य को दर्शाते हैं एक्स से, है ना। ये सिंबल भी आपको ध्यान पे रखना है। अगर मीडियन निकालने के लिए बोला जाए यानी माध्यिका निकालने के लिए बोला जाए तो फिर सबसे पहले आपको सेट करना है, या तो छोटे से बड़ा में सेट करो या तो बड़ा से छोटे में सेट करो। तो छोटा से बड़ा में सेट करना आसान होता है, यानी छोटा से बड़ा में इस संख्या को सजा करके लिख दो। 3 सबसे छोटा दिख रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 3 3 3 3। उसके बाद छोटा मेरे को दिखा 4, 1 2 4 4। उसके बाद दिखा 5, 1 बार 2 बार 5 5, और उसके बाद 1 बार दिखा 6। यानी अगर हम माध्यिका निकाल रहे हैं ना, मीडियन निकाल रहे हैं ना, तो हमने सारी संख्याओं को अरेंज करके लिख दिया छोटा से बड़ा। चेक कर लेते हैं, 9 पूरा लिखा गया ना, 4 5 6 7 8 9, 9 लिखा गया। अब सर मीडियन कैसे निकालते हैं मेरा प्यारा बेटा, तो सीखो। मीडियन निकालते हैं जो संख्या सजाने के बाद बीच में आती है, जो संख्या आरोही या अवरोही क्रम करने के बाद असेंडिंग लिखो या डिसेंडिंग लिखो, जो बीच में दिखे दैट इज माध्यिका, दैट इज मीडियन, दैट इज कैपिटल एम। तो बीच में सर 9 है तो इधर से 4 हटा दो ना, इधर से 4 हटा दो ना, ये जो बीच में बचा यही है अपना मीडियन, यही है अपना माध्यिका। बात समझ में आया। यानी सर अगर यहाँ पर
हमसे सबसे पहले पूछा गया था कि मध्य बताओ यानी मीन बताओ, तो ये 4 है। उसके बाद बहुलक बताओ तो बहुलक 3 है। और उसके बाद बोला गया था माध्यिका बताओ, तो माध्यिका यहाँ बीच में मेरे को 4 मिला। और ये हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर 434 ऑप्शन नंबर डी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में बेटा माध्य माध्यिका या बहुलक पूछा जाए तो भी आप इसको बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या बार बार आए हैं फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको किस ताकत ने रोका हुआ है सब्सक्राइब करने के लिए? आप में तो किसी का ताकत चलता ही नहीं ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी नई क्लास अपलोड हो। तो 15 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 9 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? एमडीएच वाला क्वेश्चन है बेटा, है ना। कितना आदमी है? 15 आदमी। 15 आदमी कितने दिन में काम कर रहा है? 30 दिन में। आदमी गुना काम बराबर, अब कितना आदमी आ गया बेटा? 9 आदमी। 9 आदमी इस काम को कितना दिन में करेंगे नहीं मालूम, तो डेज हमको निकालना है। अच्छा देखो, तो काटते हैं। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दहिया 30, तो 5 गुना 10 कितना हो गया? 50। यानी जो 9 आदमी हैं इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? 50 डेज में कर पाएंगे, 50 दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का। एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 साल के बाद जो मूल है वो 8,255 रुपया और 9,425 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो बच्चा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कोई प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल आपको नहीं मालूम। अगर किसी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं मालूम तो प्रिंसिपल निकालनी पड़ती है। पहली बात, प्रिंसिपल नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि 3 साल के बाद वो रुपया 8,255 हो जाता है और 5 साल के बाद 9,225 हो जाता है। यानी सर अगर हम बात करें तो 3 साल में कितना हो जाता है? 3 साल में हो जाता है 8,255, 8,255। और यहाँ अगर हम बात करें तो 5 साल में कितना हो जाता है? तो सर 5 साल में यही संख्या जो है, यही राशि जो है 9,425 हो जाता है, 9,425 हो जाता है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 साल में कितना बढ़ा? 2 साल में ना, 3 से 5 साल हो गया, 2 साल में कितना बढ़ा? तो सर देख लीजिए, 5 में से 5 गया 0, ये 12 में से 5 गया तो 7, ये कैरी देकर हो गया होगा 3, 3 में से 2 गया तो 1, है ना, और 9 में से 8 गया तो 1, यानी कितना हो जाता है? 1170। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कैरी दिया होगा, 3 में से 2 गया तो 1 और 1170। यानी पता चला कि 2 साल में 1170 रुपये ज्यादा हो गया। जो पैसा बैंक में रखे रखे ज्यादा हो जाता है वही तो ब्याज है, वही तो इंटरेस्ट है। यानी 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1170। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा सर? 1 साल में मिलेगा 1170/2, 1170/2। यानी 2 पचे 10, 1 बचा 2 अठे 16, 1 बचा 2 पचे 10, यानी 585 रुपया। कितना मिलेगा बेटा? 585 रुपया, है ना। 2 पचे 10 से कट गया, 1 बचा 2 अठे 16 और फिर 2 पचे 10, 585 रुपया। ये 1 साल का रेट निकल गया। यानी 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 585 रुपया, 585 रुपया। आपसे बोला है ब्याज की दर ज्ञात करें। आपसे क्या बोला? ब्याज की दर ज्ञात करें। मेरे बात को समझना मेरा बेटा, आप यहीं पर ऑप्शन से देख सकते हो कि अगर 1 साल का रेट 585 रुपया निकला है तो 1 साल का रेट कितना होगा? यानी जो संख्या 585 को काट दे वही उसका रेट हो सकता है, क्योंकि रेट प्रतिशत पे 9 है और रुपया में 585 है। ब्याज की वार्षिक दर, वार्षिक का मतलब 1 साल का रेट, 1 साल का ब्याज 585 रुपया और 1 साल का रेट, इसमें से कौन होगा? सर 1 साल का रेट, 1 साल के रेट का प्रतिशत 1 साल के रेट के रुपया में बदलना है, लेकिन जो रेशियो होगा, इनका जो मॉलिक्यूल होगा वो तो बराबर होगा। यानी आंसर वही हो सकता है जो 585 को पूरा पूरी काट दे। अगर चेक करना है कि कोई संख्या पूरा पूरी किससे कट रहा है तो बहुत आसान है, आपस में संख्या को जोड़ लो। उस वक्त तक जोड़ते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं बन जाए। जैसे 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 का 1 और 8 9, यानी ये संख्या 9 से कटेगा। यही 9 का नियम भी है। ऐड करो ना, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 को सिंगल डिजिट बनाओ ना, 1 और 8 कितना हो गया? 9, यानी इस संख्या को 9 से कट जाएगा। यही पक्की बात है यहाँ पर, बाकी सबसे चेक कर लोगे नहीं कटेगा।
सर अगर दो दो ऑप्शन से कट जाता तब बनाना पड़ता, लेकिन वैसा आता नहीं है। एग्जाम में तुमको यहीं से आंसर दिख जाएगा, 1 साल का ब्याज 1 साल के प्रतिशत से तुलना कर लेना। लेकिन फिर भी अगर तुमको डर लगे, तुमको लगे कि अरे यार एग्जाम में टाइम बच गया मेरा, हम बहुत फास्ट काम कर लिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आंसर मेरा सही आया कि गलत आया, क्यों रिस्क ले, नौकरी का सवाल है, तो आगे बढ़ जाना बेटा, है ना। एक तो आंसर यहीं से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ जाना। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 585 रुपया। अब देखना तुम्हारे पास दो समीकरण है, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, वो क्या होती है 3 साल में 8,255 रुपया हो जाती है। 3 साल में अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट क्या दिया हुआ है? अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई, है ना। और अमाउंट कितना हो जाता है बेटा? 8,255, 8,255 हो जाता है, बराबर प्रिंसिपल नहीं मालूम, प्लस प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितना है? तो सर रेट भी नहीं मालूम, तो रेट परसेंट लिख देते हैं, इंटू टाइम। टाइम कितना है सर? तो 3 साल, ठीक है। लेकिन इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि एसआई तो तुमको मालूम ही है ना, कितना? 585। यानी इस पूरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1 साल का ब्याज 585 रुपया, तो 3 साल का ब्याज कितना? तो 585 गुने 3। बोलो बात समझ में आ गया क्या? 3 × 5 = 15 का 5, हाथ में बचा 1, 3 × 8 = 24, 1 25 का 5, यहाँ बचा 2, 3 × 5 = 15, 2 17। कितना आ गया बेटा? 1755, है ना। 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 25, 3 × 5 = 15, 2 17, यानी 3 साल का ब्याज आ गया सर 1755। यानी हम कह सकते हैं कि अमाउंट जो 8,255 हो रहा है, ये कैसे होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई ये 8,255 कितने साल में हो रहा है? 3 साल में हो रहा है। और 3 साल का एसआई कितना आया? 1755 आया, 1755। यानी यहां से अगर प्रिंसिपल निकाले सर, तो 8,255 में से 1755 को घटाना पड़ेगा। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, ये हो गया होगा 7, 7 में से 1 गया 6। यानी सर प्रिंसिपल आ गया कितना? 6500। कितना आ गया? 6500। अब जब मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया, तो रेट पूछे तो भी निकल जाएगा, टाइम पूछे तो भी निकल जाएगा, एसआई पूछे तो भी निकल जाएगा, यानी कुछ भी पूछे यहां से तो निकल जाता है। अब हमसे पूछा क्या है सर? ब्याज की वार्षिक दर। अगर मेरे पास प्रिंसिपल निकल गया तो कुछ भी पूछे निकल जाएगा। अब हमसे रेट पूछा सर, रेट का फॉर्मूला होता है क्या? एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100। नीचे जो बच गया वो सर आर तो निकालना है, तो बचा कौन? पी इंटू टी। या एसआई का साधारण फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते थे। एसआई, एसआई कितना है? साधारण ब्याज कितना है? ये यहाँ पे दिख रहा प्याज से कितना? 1755। उसको रेट निकालना ना, ठीक है। 1755 यहाँ लिख दे रहे खाली, 1755 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आया बेटा? 6500। 6500 इंटू टाइम, कितने साल में हो जा रहा है? 8,000। कौन सी बात कर रहा है? हेलो हेलो। अभी अचानक ना बोर्ड बजने लगा, और हम इधर उधर देख रहे कि कौन क्या बज रहा है, क्या बज रहा है, रूम बंद है। अब फोन टाइप से बज रहा था, तुम लोग को आवाज आया था क्या? अभी बोर्ड बज रहा था, मतलब मेरा ना फोन इसमें कनेक्ट है, हमको ध्यान भी नहीं था कि मेरा फोन कनेक्ट है। और मेरा फोन आ रहा था, अचानक इसमें फोन बजने लगा, मेरा हालत खराब हो गया कि घर में कुछ फट उठ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक हो रहा है, क्या हो रहा है, कि कोई बम लगा दिया घर में क्या, क्या टाइम बम बज रहा है क्या। दिमाग देखो कहाँ कहाँ चला जाता है, हाँ। और हालत खराब हो गया। अभी दिमाग दिमाग काम क्या करे यार, इसमें फोन कनेक्ट है। और देखे तो कॉल आ रहा था फोन पे, है ना। पढ़ाते पढ़ाते हम तो डर गए। ठीक है, यहाँ जो 1755 × 100, है ना। प्रिंसिपल कितना आ गया? 6500। अब समझ ही में नहीं आ रहा कि वो आवाज आ रहा है कहाँ से। हम कैमरा देख रहे हैं, मॉनिटर देख रहे हैं, हम ये मॉनिटर है मेरे यहाँ, मॉनिटर देख रहे हैं। यहाँ बोर्ड में दिमाग ही नहीं जा रहा, बोर्ड पे तुम खड़े हैं और चारों तरफ से छोटा रूम है और रूम बंद है, पूरा स्टूडियो है, आवाज गूंज रहा है एकदम। हमने कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आवाज, चारों तरफ देख रहे हैं। बोले भागे, कहाँ भागे, पता नहीं, घर छोड़ के कौन भागेगा अपना यार, है ना। फिर पता चला कि फोन आ रहा है, अब बोर्ड में बज रहा है फोन। 6500 इंटू टाइम, टाइम 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 कितना? 3 साल।
3 साल, ठीक है। एडिट उडिट हम नहीं करते, अभी हमको क्या करें, वहां पे वो जाकर के एडिट करें कि मेरा फोन बज गया, बज गया बज गया, है कि नहीं? है कि नहीं बेटा? इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9%। काट लेगा ना खुद से 9%। वो सब एडिट उडिट हमसे नहीं होता है कि बैठ करके एडिट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। एकदम जैसा है जेन्युइन पढ़ाओ, बच्चा से क्या छुपाना, जो हो रहा है तुम्हारे सामने होगा, ठीक है। अच्छा देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक कॉन्सेप्ट है मेरा प्यारा बेटा, इसमें तुमको एक बात मालूम होना चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक नियम। दूसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये तुमको मालूम होगा, है ना? ये 3 बातें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति, तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहली बात। और दूसरा बात मेरा बेटा, टैन और कॉट आपस में अपोजिट होते हैं, इसका वैल्यू 1। साइन और कॉसेक आपस में विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसका वैल्यू 1। सेक और कॉस आपस में अपोजिट होते हैं, इसका वैल्यू 1, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का नियम है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? कि पहला बात ये है और दूसरा बात ये है तुम्हारे सामने। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में अपोजिट होते हैं, इसका वैल्यू भी 1। तो 2 1 जो तो 2 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 2 और 1 को जोड़ने पे 3, है ना? या इसको 1 समझो, या समझो कि तो कट जाता है, कट के 1 आया, ये कट जाता है। आपस में अपोजिट रहेगा तो कट जाता है, ये भी आपस में अपोजिट है तो कट गया। यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया प्लस का 2, तो 1 + 2 कितना हो गया बोलो? 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर इसको देखो। बोलता है पी और क्यू के गति का अनुपात 2:3 है, यानी सर एक आदमी पी है, एक आदमी क्यू है, इनके स्पीड का रेशियो है 2:3, 2:3, 2:3, है ना? 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा सर, यानी क्यू का स्पीड अगर हम निकालेंगे, क्यू का अगर हम स्पीड निकालेंगे, गति निकालेंगे, तो गति निकालने का तरीका है दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। कितना दूरी तय करता है? 360 किलोमीटर। कितना देर में सर? 3 घंटे में। 360 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी यहाँ से निकल गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर क्यू का स्पीड निकाले तो कितना निकला? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा कि पी की गति कितनी है, पी की स्पीड, पी की गति कितनी है, ये क्वेश्चन ने पूछा था। अब देखो यहाँ जरा गौर तो करो। अच्छा, क्यू का स्पीड रेशियो में कितना है सर? 3 है, 3 है। और एक्चुअल स्पीड कितना है क्यू का? तो 120 है। तो 3 बराबर अगर 120 है, तो बताइए पी का स्पीड 2 बराबर कितना होगा? 3 से काटे सर, 3 चौके 12, नीचे से ऊपर तिरछा गुना होता है, 40 दूना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा बेटा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आया आपको? आइए अगले क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी तरह का सवाल बनेगा। यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया है, तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा? कभी भी अगर दाम वाला क्वेश्चन आ जाए, दाम वाला, मूल्य वाला, प्राइस वाला, कीमत वाला क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं रुपया बटा वस्तु, रुपया बटा वस्तु, और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है। इसमें टाइम नहीं बर्बाद करते हैं ना, डायरेक्ट निकल जाता है वैल्यू, ठीक है। टू फाइंड आउट, जो ज्ञात करना है, रुपया बटा वस्तु और मल्टीप्लाई कर देते जो ज्ञात करना है। कभी भी हमको कीमत वाला, वस्तु वाला, रुपया वाला वैल्यू दिखेगा कि इतना अंडा खरीदे, इतना नींबू खरीदे, इतना चॉकलेट खरीदे, इतना खिलौना खरीदे, इतना सब्जी खरीदे, जितना में खरीदे ऊपर, जितना किलो खरीदे नीचे, मल्टीप्लाई जो निकालना है, बस प्यार से काम करते हैं। कितना रुपया का खरीदे हैं? 120 रुपया का। अरे 120 रुपया का कितना खरीदे हैं? 2.5 किलो, यानी 2.5 kg। आपको कितना ज्ञात करना है? 1 किलोग्राम का 3/4, 1 किलोग्राम का 3/4, 1 किलोग्राम का 3/4, बस निकाल दीजिए। देखिए जरा सा, यहाँ हम काम कर रहे हैं, ये पॉइंट हटा दिए, ये पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
4 से काटे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, 5 से काटे तो 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 एकम 5, 5 छक 30, 6 एकम 6 और 6 छक कितना हो गया 36 रुपया। यानी सर हमको मिल गया 1 किलोग्राम का 3/4 का दाम कितना, 36 रुपया, 36 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या सिखाया आपको, कभी भी कीमत वाला दाम हो, ऊपर रुपया नीचे वस्तु मल्टीप्लाई जो ज्ञात करना। 1 किलोग्राम का 3/4 आसान है ना बेटा, है ना, आसान है ना मेथड मेरा, आपको इजीली समझ में आ रहा है ना। मेरा तो काम ही यही है कि हम अपने स्टूडेंट को एकदम आसान करके दे दें कि मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा एग्जाम के हॉल पे परेशान नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन ज्यादा है वो पूछा। पहला ऑप्शन है 0.5, 0.5 को हम 0.50 भी लिख सकते हैं सर, है ना। पॉइंट के बाद अगर कोई अंक है उसके साथ 0 लगा सकते हैं, यानी 50 पैसा हो गया ये। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं सर, तो 1/0.5 है, 1/0.5 है। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आएगा, 5 एकम 5, 5 10, ये 2 रुपया हो गया, ये 2 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर सी है 0.5, 0.5, यानी 50 पैसा को 50 पैसा से मल्टीप्लाई करना, या इसे कर दो 0.5 इंटू 0.5। अच्छा देखो, 5 से 5 हटाओ, नीचे में 1 लिखो, एक अंक के बाद एक अंक के बाद एक, देखो ना, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, 5 पच्चे कितना होता है 25, 25/100। ये 2 जीरो हटाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, यानी 25 पैसा हो गया। कितना हो गया, 25 पैसा, है ना। ऐसे भी यहाँ देख सकते थे, ऐसे डायरेक्ट 5 पचे 25, एक अंक और यहाँ एक अंक, तो 2 अंक के पहले बिंदु। ठीक है। अब वहां 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2, देखो मेरा प्यारा बेटा, पॉइंट हटाए, नीचे 10 आया, एक एक और 5 के लिए 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, एक बार में ये 1 रुपया, है ना। ऐसे भी देखो तो 5 दूनी 10 और एक के बाद पॉइंट, तो 1 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा था सबसे बड़ा कौन है, 1 रुपया 25 पैसा 50 पैसा 2 रुपया, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा है सर, 1/0.5। ठीक है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, बड़ा छोटा चेक करने के लिए, तो बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। आंसर कितना आ गया, 1/0.5, 1/0.5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, यदि एक आयत की परिमाप 34 सेंटीमीटर है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इसकी परिमाप है, यानी 2l+b, यही तो फॉर्मूला होता है, और ये कितना दिया हुआ 34। अगर यहां से l+b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17। ठीक है, जो दिया हुआ था उसको प्रयोग कर दिए, और उसका विकर्ण डायगोनल 13 है, विकर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। लो, काम खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल को देखो तो ये बनता है ट्रिपलेट, जैसे ये 3 4 5, है ना। सबसे बड़ा होता है ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं या हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये सबसे बड़ा होता है। या तो आपको मालूम होना चाहिए 3 4 5, 5 12 13 7 24 25, ये 9 40 41, ये कुछ विकर्ण है, ये कुछ ट्रिपलेट है जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद भी बहुत सारा है, रटना नहीं, समझना कैसे बनाते हैं ट्रिपलेट। मान लो आपको पहला संख्या मालूम है, बाकी दो नहीं मालूम है, तो जो आपको मालूम है छोटा वाला उसके स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का आधा करो, 9 का आधा कितना होता है 4.5, 9 का आधा 4.5, 4.5 से पहले 4, 4.5 के बाद 5, ट्रिपलेट बना। पहली संख्या मान लो 5, इसका डबल करो, 5 के स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 से पहले 12, 12.5 के बाद 13, 7 का स्क्वायर 49, 49 होता है स्क्वायर, 49 का आधा करोगे तो 24.5, 24.5 से पहले 24, 24.5 के बाद 25, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, 81, 81 का तुम आधा करोगे तो 40.5, 40.5 से पहले 40, 40.5 के बाद 41, इस तरह से ट्रिपलेट बन जाता है। यानी अगर एक 13 है तो बाकी तुमको मालूम होना चाहिए कि 5 और 12 होता है, 5 और 12 होता है। तो इसको निकालने का इतना द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ट्रिपलेट मालूम है तो। एक वैल्यू 13 मालूम है तो बाकी 5 12 13 बनता है। ठीक हो गया बात। हमसे बोला क्षेत्रफल ज्ञात करें, सर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये देखिए लंबाई 5 है, ये देखिए चौड़ाई 12 है, 12 पचे कितना हो गया 60, क्वेश्चन का आंसर कितना
60। कहने का मतलब है ये जो 90 डिग्री के सामने वाला वैल्यू है ये सबसे बड़ा वाला होगा, बाकी दोनों को तुम कहाँ लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पी को बी में, बी को पी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आता है 60 वर्ग सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन। 4 8 7 का चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? 4 है, 8 है, 7 है, चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? बाहर का गुना बाहर से, अंदर का गुना अंदर से। बाहर के 4 का गुना बाहर के x से, और अंदर जो बैठा हुआ है 8 का गुना अंदर के 7 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 2 सत्ते 14। और इस प्रकार से हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल अर्थात चतुर्थ अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, और ऐसे भी देखो ना, ये 4 का डबल 8 तो 7 का डबल 14 है ना, ऐसे भी दिखेगा तुमको 7 का डबल 14। अगर नहीं दिखेगा तो बाहर से बाहर का गुना, अंदर से अंदर का गुना, एक मुस्कुराता चेहरा दिखेगा वहां पे। पाई चार्ट एक कक्षा में छात्रों की पसंद को दर्शाता है। ये छात्रों की पसंद को दर्शा रहा है। चार्ट का अध्ययन करें और इस पर आधारित सवालों का जवाब दें। ठीक है, सवाल पूछिए सर। भौतिकी विषय से संबंधित सेक्टर का कोण क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर रिलेटेड टू द फिजिक्स? फिजिक्स का कोण बताना है, फिजिक्स का कोण बताना है, फिजिक्स का। यहाँ फिजिक्स दिखता है सर 25%। कितना दिखता है? 25%। लेकिन परसेंट में नहीं बताना है, डिग्री में बताना है। अच्छा सर ये 25% है, पूरा परसेंट होता है 100, ये 100 का 25 है, ये 100 का कितना है? 25 है। अगर हम परसेंट में बात करें तो ये 25% है, यानी ये 100% का 25 भाग है, और इसको बताना है डिग्री में, और डिग्री पूरा कितना होता है? 360। यानी अगर हम प्रतिशत के बारे में बात करें तो पूरी प्रतिशत तो 100 होती है, और अगर हम डिग्री के बारे में बात करें तो डिग्री पूरी 360 डिग्री होती है। ठीक है बेटा, प्रतिशत में 100 है तो वैल्यू 25 है, तो बोला डिग्री में मान बताइए, तो अगर डिग्री में 360 डिग्री होता पूरा का जगह पूरा, तो वैल्यू क्या होता? ये क्वेश्चन था। चलो इसको हल करते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 इंटू एक्स लिख दिए, है ना, बराबर 25 गुना 360 लिख दिए, लिख सकते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 नवा 36। यानी सर डिग्री में कितना है? 90 है। डिग्री में कितना है? 90 है। उम्मीद है कि पाई चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक बेटा? अगले क्वेश्चन को देखो। यदि छात्रों की कुल संख्या 500 है, ठीक है सर, छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 500 है। तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, भौतिकी यानी फिजिक्स पसंद करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस पसंद करते हैं प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स पसंद करते हैं, ठीक है, उनका अनुपात यानी इनका अनुपात बताना है अन्य विषयों के छात्र के साथ, अदर्स छात्र यानी जो दूसरे छात्र बच गए उनके साथ इनका अनुपात क्या होगा। अब मेरे बात को समझेगा एक प्यारा सा बच्चा, वो अगर कोई बच्चा बनाना चाहेगा तो वो संख्या 500 लेगा, 500 का कंप्यूटर साइंस वाला निकालेगा, कहाँ गया कंप्यूटर साइंस 15%, फिर प्लस करेगा 500 का रसायन शास्त्र। नहीं करना वैसे। अगर कभी भी क्वेश्चन प्रतिशत में पूछे या अनुपात में पूछे तो संख्या से क्वेश्चन को मत बनाना, वरना टाइम बर्बाद होगा। एग्जाम में स्कूल वाला मेथड मत यूज करना, माना कि कुल संख्या 500 है, माना उना के चक्कर में मत रहना, है ना। यहाँ पे अगर कभी भी ऑप्शन रेशियो में रहे या परसेंटेज में रहे, वैल्यू को इग्नोर कर देना, वैल्यू को इग्नोर कर देना, बस रेशियो या परसेंटेज से ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। तो ऐसे छात्रों का अनुपात बताना। कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले 15%, 15%। अच्छा, उसके बाद है केमिस्ट्री पढ़ने वाले 20%, 20%। उसके बाद है फिजिक्स पढ़ने वाले 25%। अगर हम यहाँ से परसेंटेज निकाले सर तो 25, 5, 30, 40, 50 और 60, कितना हो गया? 60। सर परसेंट का मतलब होता है 100, 60% इधर आ गया तो बचा कितना परसेंट? 40%। जीरो से जीरो काटे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्वेश्चन का अनुपात 3:2, 3:2। ठीक है, दिखता खतरनाक है क्वेश्चन, होता खतरनाक थोड़ी है। ये सब बाबू भाई है जो दिखने में खतरनाक है मगर वास्तव में बहुत प्यारा है। ठीक है, यानी अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कभी संख्या से कैलकुलेट करके जबरदस्ती उसको भारी नहीं बनाना, बस रेशियो या परसेंटेज से ही काम कर लेना। साफ साफ बोल रहे हैं ना, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हैं तो 15%, 20%, 25%, 60%। तो आने का अनुपात तुम यहां से जोड़ भी दोगे ना, लैंग्वेज वाला यहां से ले लो,
मैथ वाले यहाँ से ले लो, और जो बच गया सोशल साइंस वाले यहाँ से ले लो। 10 10 20 और 20 40, 40 ही आना था, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। ये तो कॉमन साइंस है। 60 इधर आ गया तो बचा 40। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आओ। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 80 छात्र हैं, तो उनमें से कितने छात्र को कंप्यूटर साइंस पसंद है? 80 में कंप्यूटर साइंस कितना बच्चा लोग पढ़ रहा है? परसेंटेज देखो तो, कंप्यूटर साइंस 15%। 80 का 15% लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। जीरो से जीरो गया, 5 दिया 15 से, 5 दूना 10 गया, 2 कम 2 से, 2 चौके 8 गया, 4 दिया 12, यानी सर 80 का 12% लोग कंप्यूटर साइंस पसंद कर रहा है। ठीक है, 12 लोग है ना, 12 लोग। समझ में आ रहा है ना, कहाँ गया 15? 15% का मतलब वैल्यू कितना निकला बेटा? 12। 80 का 15% यानी 12। 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, 8,625 रुपया में बेच दिए, यानी सेलिंग प्राइस दे दिया है, बिक्री मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया 8,625 रुपया। आगे बोलता है लाभ 15% है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 15%। लाभ कितना है? लाभ है 15%। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, सीपी ज्ञात करें, क्रय मूल्य। अब एक फॉर्मूला बता रहे तुमको, वो फॉर्मूला से सीपी भी निकलता है, क्रय मूल्य भी निकलता है, एसपी भी निकलता है, बिक्री मूल्य भी निकलता है, लाभ भी निकलता है और हानि भी निकलता है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा? सीपी निकालना है। अब फॉर्मूला सीखो, आसान फॉर्मूला है ना। वो क्या है? सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बाई प्रॉफिट परसेंट, या लॉस परसेंट। अगर लॉस होगा तो नीचे लॉस होगा, है ना, लॉस परसेंट। यानी यहां से सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस सब निकल जाता है। सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बाई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अब सीपी निकालना है, तो एसपी कितना है? 8,625, 8,625 इंटू 100 बटा प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है, कितना परसेंट का? 15% का। अगर कभी भी प्रॉफिट आया तो उसको 100 पे जोड़ के लिखते हैं। 15% का मतलब होता है 115, 10% लाभ का मतलब होता है 110, 5% लाभ का मतलब होता है 105। हानि हो गई तो 100 पे घटा के लिखेंगे। 10% हानि का मतलब 90, 100 पे 10 घटा दिए। 5% हानि का मतलब 95, 100 पे 5 घटा दिए। यहाँ 15% का लाभ था तो 115 लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट करना है, क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट अगर करना है तो पूरा टाइम बर्बाद करने के लिए एग्जाम के हॉल पे मत जाना। आखिरी संख्या का डिजिट का काम करना है। आखिरी संख्या को 5 ले लो, और यहाँ से डबल अंक भी ले सकते हैं। 5 से कितने बार में कटेगा? 5 बार में। अब 5 को 100 से गुना करेंगे तो अंत में दिखा 500, यानी जिस ऑप्शन के अंत में 500 है वही आंसर है। जिस ऑप्शन के अंत में 500 है वही आंसर है ना। इसको डिजिट सम से भी बना सकते हैं, चाइनीज कैलकुलेशन से, बहुत तरीका है जिसको कैलकुलेट करने का जल्दी। यानी हम पूरा पकड़ करके नहीं काटे, हमने इस 5 को देखा और इस आखिरी के 2 अंक को देखा, या आखिरी के सिंगल अंक को भी देखते तो 5 से 5 कब आता है? जब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तभी आखिरी में 5 आता है। 5 पचे 25, है ना। तो यहाँ पे 5 से कट गया, 5 गुना 100 कितना गया? 500। आखिरी में 500 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पे आंसर। कब काटेंगे? जब यहाँ आखिरी में 2 बार 5 मिल जाता तब मजबूरी में काटते, अभी क्यों काटें, है ना। हर वक्त जरूरी थोड़ी है कि काट छाट करते रहें। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपया में बेच दिया, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सर क्रय मूल्य बराबर होता है बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य इंटू 100 बाई प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहां देखो, एक व्यक्ति ने वस्तु का 25% लाभ पर 1250 में बेच दिया। कितना में बेचा? 1250 में, इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने का? 25% का, मतलब 125। 125 से 125 10 बार में कट गया, 100 गुना 10 कितना आ गया? 1,000 रुपया। यानी सर इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1,000 रुपया। कितना? 1,000 रुपया। क्लियर है ना। हाँ, तुमने मन में सोचा होगा कि ये रेशियो से भी तो बनता है। बिल्कुल, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो रेशियो से भी पढ़ाएंगे। चलो, इस तरह का क्वेश्चन को अगर तुम फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते हो या कंफ्यूजन होता है तो फॉर्मूला की जगह तुम रेशियो भी यूज कर सकते हो, ये इस पे भी और इससे पहले वाले क्वेश्चन पे भी। हमेशा याद रखना, सीपी क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। कभी भी क्रय मूल्य रखना तो अपने आप में क्रय मूल्य कितना रखना मेरा बेटा? 100 रखना। अच्छा, लाभ कितने का हुआ? 25% का लाभ हुआ, यानी 100 पे 25 बढ़ गया, यानी 125। कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, यानी 125, है ना। इसको काटते हैं तो 25 चौके 100 और 25 पचे 125, 4:5 का रेशियो आ गया।
अच्छा गौर करो, बोलता है कि 1250 रुपए में बेच दिया, बेचा सेलिंग प्राइस, यानी जो 5 है वो 1250 के बराबर है। किसके बराबर है? 1250 के बराबर है। ये जो 5 है ये 1250 के बराबर है। तो हमसे पूछा क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी 4 बराबर कितना होगा, यही पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तुम, ऐसे काटोगे तो 25 पचे 125 होता है और 25 चौके 100, यानी क्वेश्चन का आंसर यहां से भी तुमको मिलेगा 1000। रेशियो से भी कितना मिलेगा बोलो? 1000। कोई दिक्कत नहीं है तुमको, है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? आओ अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड में सिलेक्शन की तो हम गारंटी लेते हैं बेटा, गारंटी लेते हैं। यानी इतना मेहनत से, इतनी ईमानदारी से पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे। चाहे तुम झारखंड जी के जाकर के देखो हमने इसको कैसे शुरुआत किया तुमको पढ़ाना। अभी हमने झारखंड का एक मैप तुमको पढ़ाया है, झारखंड का परिचय पढ़ाया। अब हमने तुमको झारखंड का नृत्य पढ़ाना, झारखंड का जो फोक डांसेस है उसको पढ़ाना शुरू किया। हम उस तरह से एकदम तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं कर रहे हैं खाली व्यूज के लिए कि एमसीक्यू करवाएं अगला क्वेश्चन में आ जाए, एमसीक्यू करवाएं अगला क्वेश्चन में आ जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरे टॉपिक को पढ़ाया, एक एक क्वेश्चन को, कहां कहां से क्वेश्चन बना है उसको पूरा कवर किया। उसके बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चन को हल करवाया, ताकि एक एक बच्चे को आंसर समझ में आ जाए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि कोई किसी को लगे अरे सर ये क्वेश्चन का आंसर हमको कहाँ से मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कौन सा किताब पढ़े, कौन सा किताब छोड़े। ऐसा हम आपके साथ नहीं होने दिए। हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपका दिल खुश हो जाएगा मेहनत को देख करके। आपको लगेगा कि हाँ किसी ने खड़ा होकर के इतना डीप रिसर्च करके पढ़ाया, इतने अच्छे से पढ़ाया कि अब सच में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आओ यहाँ पे, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु की आधी है। दो आदमी है, मान लो ए को पहले लिख दिए, जेड को बाद में लिख दिए, है ना। इसकी आयु आधी है, आधी है, दुगनी है, तिगनी है, हमेशा पहले वाले की बात होती है। जेड की आयु आधी है, इसका मतलब जेड अगर एक है तो ये एक आधा है, ये दुगना होगा। दो का आधा ही तो एक बनेगा ना, आधा कैसे बनाओगे? 4 लिखोगे तो 2 लिखना होगा, 10 लिखोगे तो 5 ही लिखना पड़ेगा, आधा तो ऐसे ही बनेगा। एक जेड की वर्तमान आयु ए की आयु की आधी है, तो ए अगर 2 है तो जेड 1 है। 5 साल के बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। 11:6 हो जाएगा। कब? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। डबल रेशियो का क्वेश्चन है। जब भी डबल रेशियो का क्वेश्चन आता है हम लोग चेक करते हैं कि रेशियो बैलेंस है कि नहीं। अगर रेशियो बैलेंस नहीं है तो रेशियो को बैलेंस करते हैं। चेक करने का तरीका, यहाँ 2 और 1 का अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ 11 और 6 में अंतर कितने का है? 5 का। नहीं सर, इसको बराबर करना होगा, रेशियो को बैलेंस करना होगा। रेशियो को बैलेंस करने के लिए ऊपर के अंतर का गुना नीचे, 1 का गुना यहाँ करेंगे तो भी 11 रहेगा, 1 का गुना 6 से करेंगे तो भी 6 रहेगा। नीचे का अंतर का गुना ऊपर, 5 का गुना यहां करेंगे तो ये 2 पचे 10 बन जाएगा, और ये 5 का गुना यहां करेंगे तो ये 1 पचे 5 बन जाएगा। अब देखो यहां पर भी 5 का अंतर आ गया, यहां पर भी 5 का अंतर आ गया, रेशियो बैलेंस हो गया। रेशियो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब चाहे तुम ए को देखो, 10 से 11 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है सर? 1 बढ़ रहा है। चाहो तुम जेड को देखो, 5 से 6 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है सर? 1 बढ़ रहा है। दोनों एक ही बढ़ेगा क्योंकि तुमने रेशियो को बैलेंस किया है। और किताब कहता है कि कितना साल बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो ये 1 किसके बराबर है? 5 के बराबर। ये 1 किसके बराबर है बोलो? 5 के बराबर है। और हमसे पूछा है, और हमसे पूछा है कि बताइए 3 साल के बाद जेड की आयु क्या होगी। अगर वर्तमान में जेड की आयु देखे तो वर्तमान में जेड की आयु कितनी है? ये वर्तमान है ना, वर्तमान में जेड की आयु कितनी है? 5 है। कैसे पता चला? जेड की वर्तमान आयु, यानी शुरुआत में वर्तमान के बारे में बात हो रहा है। यानी 1 अगर 5 के बराबर है तो ये 5 किसके बराबर होगा? 5 पचे 25 के बराबर होगा। यानी जेड की वर्तमान आयु 25 साल है। हमसे बोला 3 साल के बाद इसकी आयु क्या होगी। 3 साल के बाद, 25 साल का आज है तो 3 साल के बाद 28 साल का हो जाएगा। यानी 3 साल के बाद जेड की आयु कितनी होगी? 28 साल की होगी। अरे 1 बराबर 5 आया कि नहीं आया? दोनों को देखो तो 10 से 11 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 1 साल बढ़ रहा है। किताब कहता है नहीं नहीं 5 साल बढ़ रहा है। यानी गंगाधर ही तो शक्तिमान है, हैरी पॉटर ही तो, नहीं 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 नहीं, हैरी पॉटर नहीं यार, क्या नाम था? पीटर पार्कर। पीटर पार्कर ही तो स्पाइडरमैन है। तो एक जो है वो 5 के बराबर, एक जो है 5 के बराबर है। तो जेड की वर्तमान आयु 5 है, तो 5 25 के बराबर होगा। एक अगर 5 गुना है तो 5 का गुना 25। ये तो वर्तमान आयु हुआ। हमसे बोला 3 साल के बाद कितना होगा, तो 25 साल का आदमी 3 साल के बाद 28 साल का जवान आदमी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो अंकों का योग 15 है,
दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है, यानी अगर इसका अंतर निकालेंगे a माइनस बी का अंतर निकालेंगे तो कितना है 3 है। तो हमसे बोला कि अंक क्या होंगे। मान लीजिए अगर आपको पहला वाला a ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 3 18 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से पहला अंक ज्ञात हो गया। b ज्ञात करना है बाद वाला, तो दोनों को घटा दीजिए, 15 में से 3 गया 12 और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको दूसरा अंक ज्ञात हो गया, यानी 9 और 6। 9 और 6 ऑप्शन नंबर बी है ना। 6 9 बोले या 9 6 बोले, बात एक ही है ना। दो अंकों का योग 15 है और अंतर कितना है 3 है, तो वो अंक है 6 और 9 या 9 और 6। बात समझ में आया। यानी अगर हमको पहला अंक पूछे कि ज्ञात करें तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, और दूसरा अंक पूछे यानी बी पूछे तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण को हल करना का तरीका ये आसान है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये एक लकीर है यहाँ से यहाँ, ये एक लकीर है यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये दो लकीर है आपके सामने है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एच आई जी एफ और डी ई समांतर रेखाएं हैं। एच आई जी एफ और डी ई, यानी ये आपस में समांतर रेखाएं हैं, यानी पैरेलल है, आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती उनका रेशियो बराबर होता है। नियम यही है, जो रेखाएं आपस में पैरेलल होती है, समांतर होती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, रेल की पटरी होती है, उनका रेशियो बराबर होता है। आगे, एच आई जी डी समांतर रेखाएं, यदि डी जी 6 है, डी जी ये वाला 6 है, डी जी कितना है 6, यदि डी जी 6 है, जी एच 4 है, जी एच या ऊपर वाला 4 है, जी एच 4 है, एफ आई 8 है, एफ आई कितना है 8, एफ आई कितना है 8 है, तो ई एफ का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा 1 से। देखो बेटा, इनका पैरेलल लाइंस का हमेशा अनुपात बराबर होता है, यानी 4/6 अनुपात कैसे लिख सकते हैं ना, 4/6 बराबर है किसके बराबर है 8/x के, 8/x के। यहां से x का मान निकाल लो जो एफ ई है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सामने सामने कटता है, तिरछा गुना होगा तो x बराबर 6 दूनी कितना हो गया 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा सर 12, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात समझ में आ रही है ना। यानी कभी भी समांतर रेखाएं बोलेगा तो एलएचएस का अनुपात आरएचएस के अनुपात का अनुपात बोलो, फ्रैक्शन बोलो, भिन्न बोलो, बटा बोलो, बात एक ही होता है, इसके बराबर है। आओ अगले क्वेश्चन पे। बोलता 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9, इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात करें। हिंदी में भी रेंज लिखेगा, आखिरी में भी रेंज लिखेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। रेंज निकाला कैसे जाता है बेटा समझो ना, मैक्सिमम नंबर बड़ी संख्या माइनस मिनिमम नंबर छोटी संख्या, अधिकतम नंबर। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें सर 9 है, 9 से बड़ी तो कोई नहीं है यहाँ पे। और सबसे छोटी कौन है यहाँ पे, सबसे छोटी 4 है, 4 से छोटा 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 नहीं है। 9 में से 4 गया, आंसर कितना आ गया 5। यानी किसी संख्या का अगर रेंज निकालना पड़े बेटा तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना, रेंज निकल जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अब तुम्हारे रेंज में आ गया ना। ठीक है, आओ क्वेश्चन पे। क्या बोलता है क्वेश्चन के एल और एम किसी काम को 30 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। एल बोला कि हम किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, एम बोलता है कि हम उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर के काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम 30 और 90 का होता है 90। ये जो एलसीएम होता है ये काम होता है, ये क्या होता है काम। अब यहाँ से क्षमता निकाल लो, क्षमता क्षमता 30 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे 90 आ जाए 3 बार, 90 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि 90 आ जाए 1 बार। अब बोला है कि एल और एम दोनों मिल करके काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। काम बराबर होता है बेटा क्षमता गुने समय, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। कितना काम है 90 काम है, दोनों का क्षमता कितने का है, मिल करके काम करेगा तो 3 और 1 4 का क्षमता लगाएगा। यहाँ समय पूछा गया तो 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 से काटो तो 45 दूना 90, यानी 45/2। अब 2 से 45 को डिवाइड कर दो तो 22 दूना 44 होता है, यहाँ एक बचा 22 1/2, यहाँ रहा 22.5, 1/2 का मतलब आधा ही तो होता है ना, यानी आंसर कितना आ गया 22.5। 22 1/2 डेज में इस काम को वो खत्म कर देगा। ठीक है बात।
क्वेश्चन देखो, बोलता है कि 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर किसके बराबर होता है। कभी भी अगर क्वेश्चन में भी वर्ग दे और ऑप्शन में भी वर्ग दे तो इसके लिए हम लोग मिरर कैलकुलेशन का यूज करते हैं। मिरर कैलकुलेशन, मिरर कैलकुलेशन, ठीक है बेटा। आईना, दर्पण है ना, दर्पण, ठीक है, दर्पण देखे हो ना। जैसे पूछा जाएगा कि बताओ दर्पण में बी कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। दर्पण में सी कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। दर्पण में डी कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। आता है ना रीजनिंग में भी क्वेश्चन। तो दर्पण अगर स्क्वायर का क्वेश्चन आ गया तो दर्पण वाला मेथड लगेगा। जैसे हमसे पूछा है कि 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर के सामने तुम दर्पण लगा दोगे तो कैसा हो जाएगा। यानी कभी भी अगर क्वेश्चन का स्क्वायर दे दे, क्वेश्चन में भी स्क्वायर दे दे, ऑप्शन में भी स्क्वायर दे दे, बस दर्पण पूछ रहा है, तो 97 को उलट के लिखो 79 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 62 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 62 का स्क्वायर बन जाएगा। और ये हो जाएगा अपना प्यार से क्वेश्चन का आंसर। यानी कभी भी अगर मिरर कैलकुलेशन दे दे, स्क्वायर का क्वेश्चन दे, स्क्वायर का ऑप्शन दे, तो मिरर कैलकुलेशन है, दर्पण वाला कैलकुलेशन है। इसको बनाने का तरीका क्या है, बस जगह को बदल देना। यहां से शुरुआत करना, पीछे से 97 की जगह 79 कर दिए स्क्वायर, प्लस 26 की जगह पीछे से, पूरा कहानी पीछे से। दर्पण ऐसे ही तो चलता है ना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बना देता है। तो पहले का बाद, बाद का पहले बना दिया। और क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर, 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। आपने इस 20 क्वेश्चन को अच्छे से देखा। आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम पे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस मिले तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी साथ ही साथ उलगुलान बैच हमारा झारखंड स्पेशल चल रहा है, वहां आप जाकर के मैथ्स का, रीजनिंग का पूरा फायदा उठा सकते हैं। झारखंड जी के भी आप जरूर जाकर के देखिए, आपको एक नया नजरिया मिलेगा पढ़ने का। आप खुद इस बात को एहसास कीजिएगा, हाँ सर वाकई इस तरह से किसी ने झारखंड में कभी नहीं पढ़ाया। लोग एक भेड़ चाल एमसीक्यू फॉर्म पे चलते रहे, बहुत कम लोगों ने नहीं पढ़ाया। कम भी हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं पढ़ाया जिस तरह से पढ़ना चाहिए। तो जाकर के देखिए कि वाकई सिलेक्शन लेना है तो आपको किस तरह से पढ़ना है। आपको दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यार अभी तक तो हम कुआं के अंदर झांक रहे थे, समुंदर छोड़े हुए थे। समुंदर कैसे छोड़िएगा, समुंदर के पार ही तो आपका नौका लगना है जो सरकारी नौकरी के ठिकाने तक आपको पहुंचाता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद, जोहार झारखंड।